जी डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। और उसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसकी स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है, राइट हैंड रूल की डेफिनेशन ही लिखनी है। तो इसकी स्टेटमेंट के लिए ये है कि रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू द वेक्टर बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर हों ए और बी, तो आपने ए को बी की तरफ रोटेट करना है थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। दो एंगल्स हैं इसके, उनमें से स्मॉलर की तरफ आपने रोटेट करना है। जैसे ये डायग्राम में मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ ए से बी की तरफ जाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये लार्जर एंगल है। तो आपने रोटेट किधर से करना है, ए को बी की तरफ स्मॉलर एंगल से। एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रूल। और जो राइट हैंड की आपकी फिंगर्स हैं उनको आप कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, रोटेशन की डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कीपिंग द थंब इरेक्ट, और अपने थंब को सीधा रखें ऐसे। ये आपकी फिंगर्स हैं, आपने इनको ऐसे रोटेट किया, थंब आपने सीधा रखा। तो देन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी अलोंग द थंब, वो थंब की डायरेक्शन में होगी। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम। इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। जितने टाइम के लिए फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है उस टाइम को नोट करते हैं। सो इम्पल्स को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, इक्वेशन फॉर्म में लिखें, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अब अगर हम इसका यूनिट देखें तो एफ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होगा। अब सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ इट इज रिलेटेड विद मोमेंटम। तो जो इम्पल्स होती है दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये है इसका इम्पल्स का रिलेशन मोमेंटम के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये चूंकि डिफरेंस है दोनों का, तो हम इनको कंपैरिजन फॉर्म में लिखेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, a collision in which kinetic energy of the system is conserved। और इसकी एग्जांपल है collision among the molecules of an ideal gas। इसी तरह inelastic collision, a collision in which the kinetic energy of the system is not conserved। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात इसमें नॉट कंजर्व थी inelastic के लिए, इसको आप हाईलाइट कर दें, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दें, इसको आप मार्कर से लिख दें, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ताकि ये वर्ड जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। और इधर आपका कंजर्व्ड वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब एग्जांपल इन इलास्टिक कोलिजन की, वो है कोलिजन बिटवीन द टू कार्स, या कोलिजन ऑफ बॉल एंड बैट इन क्रिकेट प्लेइंग। इसी तरह जो डेली लाइफ में बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन्स ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। आल्सो स्टेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। सो पहले हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के इक्वल जो है प्रूव करना है। सो इसके लिए क्या करते हैं, let we consider a body of mass m which is moving with initial velocity vi। suppose an external force f acts on the body, कि कोई external force body के ऊपर act किया और उसने उसको move करवाया for the time t, time t के लिए force लगी, after which जिसके बाद the velocity becomes vf, और उसकी velocity पहले vi थी फिर vf हो गई। vi का मतलब है उसकी, पहले फर्ज करें कोई चीज़ है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जब फोर्स लगी तो वो 20 से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। तो बाद वाली जो इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर वो vf है, और जो पहले वाली थी vi, जब हमने नोट करना शुरू किया यानी 20 किलोमीटर पर आवर उसकी vi थी। सो द एक्सेलरेशन a, तो अब हम उसका अगर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वो किसके इक्वल होगा,
According to the definition of the acceleration, acceleration will be equal to final velocity minus initial velocity, that is change in velocity over time taken. So हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, a is equal to vf minus vi over t. यहाँ पे a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स F जो इक्वल होती है m इंटू ए. सो यहाँ पे अगर आप ए की ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब इस m को आप अदर इन दोनों टर्म्स के साथ यानी वी आई और वी एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास एक्सप्रेशन में नेक्स्ट आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई और ये डिवाइडेड बाय टी ओवर रहा. तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. एम वी एफ फाइनल मोमेंटम, एम वी आई इनिशियल मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल का, इसको हम कहेंगे डेल्टा पी ओवर टी. दिस इज इक्वल टू फोर्स. अब अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलेंगे तो हम इसको इसी तरह बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. ये इसकी स्टेटमेंट है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आल्सो स्टेट द कंडीशंस अंडर विच इट होल्ड्स. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है. अब बात यहाँ पे आ रही है आइसोलेटेड सिस्टम की. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, बल्कि इसकी सिस्टम की आपस में एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगती हैं. सो इसकी कंडीशन क्या है कि सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन इट होल्ड्स ओनली when the net external force on the system is zero. This is the condition for applying the law of conservation of momentum. So next question है कि show that the range of the projectile is maximum at an angle of 45. तो range of the projectile जो है that is given by the equation r is equal to vi square sin of 2 theta over g. So r जो है ये कब मैक्सिमम होगा? जब हमारे पास ये सारे फैक्टर जो हैं ये मैक्सिमम होंगे. इनमें से बेटा जो g है 9.8 हमेशा कांस्टेंट रहता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. vi वो वेलोसिटी होगी जो दे के हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे. तो ये दोनों तो चीज़ें हाँ हो गई कांस्टेंट. हमारे पास चेंज में क्या बचा है? साइन 2 थीटा. हमारी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा. सो आर विल बी मैक्सिमम when sin 2 theta will be maximum. और sin 2 theta ये sin की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के दरमियान रहती है. तो 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. सो sin 2 theta इज इक्वल टू 1. यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स 1. अगर sin की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? जब 90 डिग्री एंगल होता है. सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 2 थीटा की 90 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 45 पे जो है वो रेंज मैक्सिमम होगी. और वो मैक्सिमम रेंज जो है वो कितनी होगी? सो इन दैट कंडीशन आर विल बी इक्वल टू वी आर मैक्सिमम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट. कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो आपको पता है कि वो यहाँ से आप इसको लॉन्च करते हैं और यहाँ पे लैंड करता है. तो इन केस व्हेन द टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट करना हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी. तो ये हम किस वक्त अप्लाई करते हैं? व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एंड द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम हाइट वेयर इट इज लैंडिंग. दोनों का लेवल जो है वो सेम हो तो देन जो है ये वाला फार्मूला जो है हम लगाएंगे. तो इसमें अगर देखें हम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च करते हैं, इसको पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहते हैं. यहाँ ये लैंड कर रहा है तो टोटल टाइम जो है ये यहाँ से यहाँ तक का हमें बता रहा है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है?
हमें वो फाइंड आउट करना है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है। तो इस हाइट तक जाने के लिए ये वाली है जो ये एच मैक्सिमम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक लगता है टी, तो यहाँ तक कितना होगा, ये उसका हाफ होगा, यानी आधा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना टाइम जाने लगेगा उतना ही आने में। तो एच मैक्सिमम आपका तब मिलेगा जब आपका जो टोटल टाइम जो है वो हाफ होगा। सो हम इसी चीज़ को इस पे अप्लाई करते हैं कि टोटल टाइम का हाफ जो है वो हम निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2 विल बी आवर रिक्वायर्ड टाइम। सो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 2 साइन थीटा ओवर जी। तो ये 2 आपका इस फॉर्मूला की वजह से है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी, दिस इज द टाइम to reach maximum height. Question number 8 है the maximum horizontal range of the projectile is 800 meter. Find the value of the height attained by the projectile at theta is equal to 60 degree. मैक्सिमम का मतलब है उस वक्त एंगल जो है वो 45 होगा। तो आर मैक्सिमम अभी हम पहले भी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि आर मैक्सिमम में आपका थीटा जो है वो 45 होता है। तो हमें कैलकुलेट उस वक्त करना है जब थीटा आपका 60 डिग्री हो। तो पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा में हमें ये रेंज जो है वो 800 मीटर है, लेकिन हम इसको रेंज मैक्सिमम आर मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हमें एच फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट तक ये जाता है। तो एच जो होगा that will be equal to according to the formula of the height, this will be equal to vi square sin square theta over 2 जो। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो r का फार्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब चूंकि हमारे पास रेंज की वैल्यू है, हमें यहाँ पे vi रिक्वायर है, वो vi की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और बाद में इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू साइन 2 थीटा जो है, r मैक्सिमम की बात हो रही है, जब r मैक्सिमम होगा तो साइन 2 थीटा 1 होगा, साइन 2 थीटा हम 1 पुट करेंगे, बाकी हमारे पास जो है ये बचेगा वी स्क्वेयर ओवर जी। सो हमारे पास r मैक्सिमम जो है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर जी। यहाँ से हम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू जी। सो हमने वी स्क्वेयर जो है वो यहाँ से निकाला आर मैक्सिमम इंटू जी। आर मैक्सिमम की वैल्यू 800 और जी की वैल्यू 9.8, ये हमारे पास वी स्क्वेयर की वैल्यू होगी। अब हमारे पास एच की वैल्यू ये है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वेयर की जो हमने यहाँ पे निकाली 800 इंटू 9.8 और उसके साथ साइन स्क्वेयर थीटा यानी साइन 60 डिग्री एंगल है उसका हमने स्क्वेयर किया ओवर 2g। 2 के साथ यहाँ पे g की वैल्यू लिखी और वो g की वैल्यू कितनी है 9.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 तो 9.8 से कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं 800 को 2 से डिवाइड करूँ तो ये 400 बचेगा, बाकी मेरे पास बच गया साइन 60 डिग्री। तो हम ये करेंगे, हमारे पास बचा 400 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 उसका स्क्वायर। अब हम पहले निकालते हैं साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 0.866। जब भी आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं फोकस करती हूँ इस पर, ये देखें जी हाँ, छोटा सा एक जो है ब्लैक कलर का डॉट है, इसके अंदर लिखा हुआ है डी। डी का मतलब होता है डिग्री। तो आपका कैलकुलेटर यहाँ पे हम एंगल डिग्री में यूज़ कर रहे हैं, रेडियन में नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कैलकुलेटर को चेक करना है उसके मॉड से कि ये डिग्री पे ही होना चाहिए। तो हम ये वाला मॉड अगर बदले ना तो ऊपर से ये देखिए आ गया कि आपका
आपने ये डिफरेंट इसकी जो है ना वेरिएबल चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं कि आपने किस मॉड में इसको रखना है। हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला चाहिए, डिग्री रेडियन रेडियन। अगर यानी कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन या ग्रेडियन पे हो, तो आपने डिग्री पे करना हो तो आप इसमें 1 प्रेस करेंगे। जब मैं 1 प्रेस करूँगी तो ये यहाँ से डिग्री में रहेगा। अगर मैं 2 प्रेस करती तो फिर वो रेडियन में चला जाता। तो अब डिग्री में हमारा कैलकुलेटर है, तो हम उस पर क्या करेंगे, हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मैंने निकाल ली, तो मेरी वैल्यू आई है 0.866। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, 400 के साथ। जब मैंने 400 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 346.4। तो ये वैल्यू मैं यहाँ इसकी पुट कर देती हूँ, 346.4 मीटर्स। तो ये मेरे पास आ गई है हाइट की वैल्यू, जो कि हमें रिक्वायर थी, हाइट की वैल्यू। ठीक है।